हाँ जी, तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में अभी हम सिर्फ जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारी कॉस्ट शीट के साथ बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें चैप्टर में पढ़ाने लायक कोई भी बात नहीं है, तो आगे चल के ये छूट जाता है क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं और बच्चे को लगता है कि ये चैप्टर सर ने पढ़ाया नहीं, तो पता नहीं इसी में कौन सी ऐसी खास बात है, वो घबराता रहता है। जबकि ये चैप्टर इतना इजी है कि कहने की बात नहीं है। तो आइए और मेरे साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग को। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें इवन पढ़ाने लायक भी कोई बात नहीं है, लेकिन चैप्टर बना हुआ है और अगर हम आपको बताएंगे नहीं तो आप बिना बात पर घबराते रहेंगे। तो सर बता दीजिए, तो मैंने कहा चलिए हम आपको बता देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो हमारे पास एक तो कॉस्टिंग के टेक्निक्स हैं उन लोगों के लिए जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरी हम लोग कॉस्टिंग सीखते हैं उन लोगों के लिए जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है सर। सर्विस प्रोवाइडर में हम लोग एक ही कॉस्टिंग पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये हमने बाद में पढ़ना है, लेकिन जो लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें भी कुछ लोग सिमिलर नेचर के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इन मास या फिर लार्ज क्वांटिटीज। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो वो पेन बनाते हैं, एक ही जैसा पेन बनाते हैं। या फिर आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो कि प्लास्टिक की मोल्डिंग चेयर्स बना रही है, तो सारा साल प्लास्टिक की मोल्डिंग चेयर्स बनाती रहती है। ठीक है सर। कुछ लोग स्पेशल ऑर्डर पर मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, ये जो स्पेशल ऑर्डर पे लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग में कवर होते हैं, और दूसरे वो जो कि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो दरअसल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट कॉस्टिंग और विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। यानी कि जो लोग पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग चेयर्स बना रहे हैं, इन सब की कॉस्टिंग करना आप सीख चुके हैं। ठीक है सर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो लोग जो स्पेशल ऑर्डर में अगर कोई गुड्स बनाते हैं या सर्विस देते हैं तो उनकी कॉस्टिंग कैसे की जाए। अब सर इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने कहा अगर आपने कभी भी देखा हो कि कुछ लोग फर्नीचर बनाते हैं, अब आप अगर किसी फर्नीचर बनाने वाले के पास जाएंगे तो वो मुझे बताएगा कि देखो मेरे पास कस्टमर आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताता है और मैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सोफा बना देता हूं, या टेबल बना देता हूं, या चेयर बना देता हूं, या अलमीरा बना देता हूं। तो यहां पर क्या है कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली उससे काम करवाता है। वो कहता है कोई भी दो लोग जो मेरे पास फर्नीचर बनवाते हैं उनका काम सिमिलर नहीं होता, इसीलिए हमारे यहां पर चलती है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है सर, और एग्जांपल दो। मैंने कहा चलिए, आप स्कूटर चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, बाइसिकल चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। कभी हो सकता है कि आप अपनी कार किसी वर्कशॉप में लेकर गए हों,
नई मोटरसाइकिल या स्कूटर लिया हो, उसे आप सर्विस करवाने देकर गए हो, तो आप सर्विस सेंटर पर जब आपने व्हीकल को छोड़ के आते हैं, तो हर एक व्हीकल ऑनर बताता है कि मेरी व्हीकल में ये प्रॉब्लम है, मेरे व्हीकल में ये प्रॉब्लम है। तो वो जो रिपेयरिंग सेंटर होते हैं या जो सर्विस सेंटर होते हैं, वो हर एक व्हीकल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी सर्विसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो वर्कशॉप्स होती हैं वो आ सकती हैं, या फिर कभी आपने प्रिंटिंग की जॉब करवाई हो, कोई आता है भाई मेरी बुक छाप दो, कोई कहता है मेरे बिल बुक छाप दो, कोई कहता है मेरे चालान छाप दो, तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है प्रिंटिंग के जॉब्स में भी। ठीक है सर, तो ये सबसे पहले तो बात हमने सीख ली कि जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में लोग अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताते हैं, और फिर हम उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी कॉस्टिंग करते हैं। तो हमारा कॉस्टिंग का तरीका सेम है, हम लोग कॉस्ट शीट ही बनाएंगे, लेकिन उस कॉस्ट शीट में जो मटेरियल लेंगे वो स्पेसिफिकली उसी जॉब का होगा जो जॉब हम कर रहे हैं, यानी जो वर्क हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग होती है, ये अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे कि हम किस कस्टमर का काम कर रहे हैं और उस कस्टमर के काम करने के लिए हमने कितना मटेरियल यूज किया। सर कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक पीरियड में जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ सारा ले लेते थे। अब हम क्या लेंगे, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो मटेरियल यूज हुआ वो बताओ, वो यहां लेंगे। उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डायरेक्ट वेजेस लेंगे। उस पर्टिकुलर काम के लिए अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पे किए थे तो वो ले लेंगे। सर तो ये तो हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। मैंने कहा, तो मैंने कब इंकार किया कि ये प्राइम कॉस्ट नहीं होगी। फिर इसमें हम आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ लेंगे। ठीक है सर, जब आप फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ लोगे तो फिर आप इसमें ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ दोगे। तो सर ये तो वही कॉस्ट शीट बन रही है। मैंने कहा तो यही तो बात है, यहां जो कॉस्ट शीट होती थी वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हम लेते थे और फिर उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते थे, हमें एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाती थी। लेकिन यहां पर तो एक यूनिट का ही काम हो रहा होगा। ठीक है सर, इस बैच में क्या होता है, बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम एक बैच करके काम करते हैं। तो यहां पर बैच की कॉस्ट जोड़ी जाती है और फिर एक बैच में कितने यूनिट बनाए जाते हैं उतने यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो बैच कॉस्टिंग में भी वही कॉस्ट शीट चल रही है, जॉब कॉस्टिंग में भी वही कॉस्ट शीट चल रही है, यानी कुछ नया नहीं है। इसीलिए तो पहले हमने ये वाला चैप्टर ले लिया ना साथ में कि आइए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर बाद में ये रह जाएगा। ठीक है सर, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें बस कॉस्ट शीट बना करके आपको दिखा देनी है। जब मैं जॉब कॉस्टिंग की बात करूंगा तो एक पर्टिकुलर काम के लिए ही वर्कशीट बनेगी, और जब मैं बैच की बात करूंगा तो फिर बैच में जो भी खर्चे लगे होंगे उनकी बात करूंगा। यहां पर तो क्योंकि स्पेसिफिक वर्क के लिए ही कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो उसी जॉब की कॉस्ट निकलती है। यहां पर क्योंकि हम बैच के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो एक बैच में जितने यूनिट्स हों उससे डिवाइड कर देना, तो यहां पर आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाती है। और यही दोनों काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें कोई खास कंसेप्ट को समझाने की जरूरत है नहीं। आइए हम लोग बढ़ जाते हैं और हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे पास सबसे पहले छोटी सी सिंपल सी इलस्ट्रेशन आ रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 8.1। देखिए क्या लिखा है इस इलस्ट्रेशन में।
Following information has been extracted from the costing records of Jay Engineering Works in respect of job number 28. तो हर जॉब का एक नंबर होता है, तो हर एक काम को करने के लिए एक बनता है जॉब कार्ड, और जॉब कार्ड के ऊपर एक नंबर लिख देते हैं। ठीक है सर, तो जॉब नंबर 28, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए मटेरियल इतना खर्च हुआ, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी में इतने घंटे लेबर का काम हुआ, और किस डिपार्टमेंट में हमारी लेबर कॉस्ट क्या है वो हमें दी हुई है। ओवरहेड्स फॉर द 3 डिपार्टमेंट्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, यानी ये दोनों हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं और ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में दिया हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए के, डिपार्टमेंट बी के और डिपार्टमेंट सी के। वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं 4000 रुपए, 4000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए, लेकिन हमारी पर्टिकुलर जॉब में डिपार्टमेंट ए में केवल 60 आवर्स के लिए काम हुआ है, जबकि ये ओवरहेड्स 4000 लेबर आवर्स के लिए हैं। तो हमें इसमें से 60 लेबर आवर्स की कॉस्ट को निकालना होगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे दिए हुए हैं, जबकि मुझे पर्टिकुलर जॉब के खर्चे चाहिए, तो ये पूरे के पूरे नहीं लूंगा, प्रोपोर्शनेट लूंगा। कैसे लूंगा अभी दिखाएंगे। यही काम डिपार्टमेंट ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। अब आ गए सर फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने एस्टिमेट किए थे 10,000 रुपए, और ये बात मैंने रिपीटेडली आपको बताई है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा प्री डिटरमिन्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ये बात ध्यान है या नहीं है? कॉस्ट शीट में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात आई थी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट। रिकंसिलिएशन में भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने रिवाइज करवाया था, और अब फिर आपको बता रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट का प्री डिटरमिन्ड रेट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकलता है। ठीक है सर। उसके बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 28। कर देंगे सर, कॉस्ट शीट बनानी है। एंड कैलकुलेट प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिव प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बल्कि मैं तो कहूंगा बिना कुछ देखे हुए वीडियो को रोको और इसकी कॉस्ट शीट बना दो। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉस्ट शीट सिर्फ जॉब नंबर 28 की बनेगी। जल्दी से बना के दिखाएं। अब कुछ बच्चे तो मुझे पता है बात मानेंगे ही नहीं, उन्होंने सरेंडर कर रखा होता है दरअसल कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, आप बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हम हैं ना। तो हमने लिखा सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8.1 कॉस्ट शीट जॉब नंबर 28, और कॉस्ट शीट बनाने का तरीका हमारा वही है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स। जॉब नंबर 28 में भाई कितना मटेरियल लगा है सर? 3,450 रुपीस का। इसके बाद इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे। अब इस जॉब को करने में किस किस पर्सन ने या किस किस डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो इसमें काम किया है डिपार्टमेंट ए ने। क्वेश्चन ही सब कुछ बताएगा कि 60 आवर्स लगे हैं डिपार्टमेंट ए में, और डिपार्टमेंट ए में हम मजदूरी देते हैं 3 रुपए पर लेबर आवर। डिपार्टमेंट बी में 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर आवर। डिपार्टमेंट सी में 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर आवर। तो सर ये 180 रुपीज की लेबर इस डिपार्टमेंट में लगी इस जॉब को करने के लिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी में 80 रुपीज की लेबर लगी इस पर्टिकुलर जॉब को करने में,
और यहां पर भी 80 रुपीज लगी। इन तीनों को ऐड करना है। 180 प्लस 160 यानी 340 रुपीज की टोटल लेबर लग गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्राइम कॉस्ट निकाल देंगे। दिस इज माय प्राइम कॉस्ट 093,790, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप ऐड कर दीजिए ओवरहेड्स। अब बताइए, बुक ने ही नहीं दिया कितने फैक्ट्री कितने ऑफिस, तो मैं भी सिंपल तरीके से ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में डिपार्टमेंट ए में काम हुआ था 60 आवर्स, और पर आवर का रेट निकालने के लिए मैंने 4,000 रुपए खर्च किए थे। 4,000 घंटे की लेबर पे की थी, तो ये 1 रुपी पर आर निकल के आया। यानी यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको लगाना है, और मैं समझता हूं बहुत सिंपल है। कितना खर्चा हुआ टोटल, कितने घंटे टोटल काम हुआ डिवाइड कर दो, तो 1 घंटे की आपकी कॉस्ट आ गई, और डिपार्टमेंट ए में 60 आवर्स के लिए इस प्रोडक्ट जॉब पे काम हुआ था, तो 60 रुपीज। क्या आप ऐसे ही मुझे डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट बता सकते हैं? हां सर, बता सकते हैं। वहां पर 3,000 रुपए हमने खर्च किए हैं फॉर 1500 लेबर आवर्स, तो ये 2 रुपए पर आवर हो गया। 3,000 रुपए खर्च किए हैं 1500 घंटे के लिए, तो 2 रुपए का रेट आ गया 80 रुपीज। डिपार्टमेंट सी में 20 आवर्स लगे थे, और डिपार्टमेंट सी में 1,000 रुपीज का खर्चा हुआ, और 500 आवर्स टोटल कंसोलिडेटेड काम हुआ है, तो सर ये भी 2 रुपए पर आवर का रेट आ गया। ये हो गया 40 रुपीज, ये जोड़ दिया 180। अब हो गया फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर हमने एस्टिमेट किया था 10,000 रुपए खर्च होगा और 10,000 घंटे ही काम होगा, तो रेट निकल के आता है 1 रुपीज। अच्छा, तो सर टोटल जोड़ लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स 120 घंटे काम हुआ, 1 रुपया पर आवर मेरे फिक्स्ड के चार्जेस थे 120, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट निकल आई 3790 प्लस 180 और प्लस 120, तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आई 4090। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो। 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। और बार बार कॉस्ट शीट चैप्टर से मैंने आपको रिवाइज करा रखा है कि अगर 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस हो तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। अदरवाइज मैंने दूसरा तरीका भी बच्चों को बता रखा है। बताइए दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सर दूसरा तरीका होता है इक्वेशन का यूज कर लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर सेल्स एस है, प्रॉफिट 20% ऑफ एस है, तो 4090। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मुझे तो यह तरीका अच्छा लगा, इक्वेशन अवॉइड हो रही है, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आपको यह कैलकुलेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही दिक्कत करती है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है सर, तो जैसे भी करेंगे आंसर तो सेम आएगा ना? हाँ बेटे, आंसर एकदम सेम आता है 1022.50, और टोटल आ जाएगा 5112 रुपीज 50 पैसा। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ क्या ये कठिन था? सर ये तो इतना सिंपल था कि कहने की बात नहीं थी, लेकिन अब आपने तो हमें सॉल्ड इलस्ट्रेशन करवा दी, और हमारे पास ज्यादा इलस्ट्रेशंस तो है नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं कि आपके लिए छोड़ देता हूं सॉल्ड इलस्ट्रेशंस, कि आप खुद पढ़ें। ठीक है,
तो मैं आपको अब पढ़वाने जा रहा हूं एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, और यहां लिखा है, ये आपकी बुक का पेज नंबर है 425। हाँ, जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के पीछे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? मयूर इंजीनियरिंग एंगेज्ड इन जॉब वर्क। पहली बात तो जॉब वर्क के नाम से अब हमारे बच्चे घबराते नहीं है, वो कह रहे जॉब वर्क में क्या करना है, कॉस्ट शीट तो बनानी है। ठीक है सर। हैज कंप्लीटेड ऑल जॉब्स इन हैंड ऑन 30th December 2010। इसका मतलब कुछ काम तो हम पूरा कर चुके थे 30 दिसंबर 2010 तक, एक्सेप्ट जॉब नंबर 447। यानी हमारी जॉब 447 कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उस पर काम चल रहा था। द कॉस्ट शीट ऑन 30th December showed direct material and direct labor cost of 40,000 and 30,000 respectively as having been incurred on job number 447। इसका मतलब हम इतना मटेरियल कॉस्ट और इतना लेबर कॉस्ट 30th दिसंबर तक खर्च कर चुके हैं इस जॉब पर, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। द कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस ऑन 31st December 2010 लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वर एज फॉलोज। तो 31 तारीख को भी काम चला और 31st को हमने इस पे डायरेक्ट मटेरियल का ये खर्चा किया, डायरेक्ट लेबर का ये खर्चा किया। सर हम पहले से ही इसके ऊपर 40,000 रुपीज का मटेरियल खर्च कर चुके थे और इसके लिए हम 30,000 का पहले ही लेबर खर्च कर चुके थे। सर इसके ऊपर पहले भी तो इनडायरेक्ट लेबर और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्च हुए होंगे, वो हमें बुक ने बताए नहीं है। क्यों? क्योंकि मटेरियल हम एक्चुअल लेते हैं और ओवरहेड हम कॉस्टिंग के प्री डिटरमिन्ड रेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसलिए मुझे एक्चुअल खर्चा ओवरहेड्स का कभी नहीं चाहिए। सॉरी। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस टू मेक जॉब्स एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मेरे इनडायरेक्ट खर्चे अकाउंट्स में बाद में आते हैं, हम लोग जब कॉस्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि हम प्री डिटरमिन्ड रेट के साथ काम करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो मुझे पता नहीं चल पाती है, तो कॉस्टिंग कहती है उसके लिए प्री डिटरमिन्ड रेट का यूज कर लो, वो एक्चुअल मत लो, एक्चुअल है भी नहीं। तो प्री डिटरमिन्ड रेट कह रहा है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जोड़ देनी है। अच्छा, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैं जिस जॉब की बात कर रहा हूं वो जॉब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम लोग क्या जोड़ते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड, सिर्फ यही जोड़ते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन कह रहा है कि बीकॉम ऑनर्स एग्जाम का क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, इसमें क्या बात हो गई। बल्कि बच्चे कह रहे हैं कि सर आप छोड़ो, हमने तो कर भी दिया। ये था पेज नंबर 379, और अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द बुक महेश्वरी मित्तल, पेज नंबर 425। कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 447 ये अभी प्रोसेस में चल रही है, तो हम इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं अप टू 31st of December 2010। सर हम बताएंगे, मैंने कहा अच्छा चलो तुम बता दो। सबसे पहले तो सर लो डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्च हुआ। अब बुक ने कहा कि 30th दिसंबर तक हम खर्च कर चुके थे 40,000
और 31 दिसंबर में हमने मटेरियल खर्च किया 2000। अगर क्वेश्चन ये कहता कि अभी इस जॉब में कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो वो मैं माइनस कर देता, क्योंकि मैंने लेना है जितना मटेरियल इस जॉब पर लग चुका है। तो 42,000 लग चुका है। आगे चल के क्वेश्चन कहेगा कि कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो माइनस कर देंगे। सर इसमें ऐड कर दो इसकी डायरेक्ट वेजेस कितनी खर्च की जा चुकी है, 30,000 प्लस 8,000, 38,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे दिए नहीं है, तो ये मेरी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो सर प्राइम कॉस्ट हो गई 40 और 38, 80,000। और प्लस इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने ऐड कर देने हैं एट द रेट ऑफ 120% ऑफ वेजिस, डायरेक्ट वेजिस, मतलब 38,000 का 120%। तो मैं तो डायरेक्टली करता हूं 38,000 इंटू 120%, 45,600। तो बताएं मेरी वर्क्स कॉस्ट WIP की कितनी हो गई। लीजिए, अब बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। कितना आसान ये क्वेश्चन था कि कहने की बात नहीं है। ठीक है सर, अब आप हमें कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे। लो, बच्चे कह रहे हैं अभी भी करवाओ। मुझे लगा बच्चे कहेंगे कि सर बाकी सभी क्वेश्चन आप हमारे लिए छोड़ दो। कोई बात नहीं। अब मेरे पास करवाने के लिए वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें हमें 4 जॉब दी गई हैं। पहले मैं लिख देता हूं जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। ठीक है, जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो बेटे हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सबसे पहले कितना डायरेक्ट मटेरियल्स खर्च किया है, कितनी डायरेक्ट वेजेस पे की हैं, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं। इसमें हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड्स, क्योंकि ये हमारी कंप्लीटेड जॉब्स हैं। तो वर्क्स ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इससे हमारी मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही तो हमने करना है। अब आप देखिए कि इससे सिंपल क्वेश्चन भला क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से इन सभी जॉब्स की वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए। मैं ट्रांसफर करूं? हां सर, आप ट्रांसफर कीजिए। मैंने कहा चलिए, बहुत अच्छी बात है। जॉब 1 में मटेरियल लगा है 800 रुपीस का, वेजेस लगी हैं 400 रुपीस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 80 रुपीस के। जॉब नंबर 2 में 1000, 500, 100। जॉब 3 में 1200, 600, 120।
1400, 700 और 140। 1280, 1600 और 1920 और ये 2240। अब सर हमारे प्री डिटरमिन्ड रेट्स क्या हैं? तो वर्क्स ओवरहेड्स लेने हैं 45% ऑफ प्राइम कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड्स लेने हैं 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो ये लेना है 45% ऑफ प्राइम कॉस्ट और ये लेना है 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये हमें कॉस्ट शीट में लिखने की जरूरत नहीं होती है। 45%, चलिए 1280, 45%, 576। 1600 इंटू 45%, 720। 1920 इंटू 45%, 864 और 2240 इंटू में 45%, 1008। तो ये हो गया 6, 8 एंड 7 15, 538, 18560, 2, 2320, 4, 8, 8423। अब इसका 15%, 1856 इंटू 15%, 278.40। तो ये आ गया 2134.40। 2320 इंटू 15%, 348। 2784 इंटू 15%, 417.60। 3201.60, 487.20। लीजिए, कितना आसान था। हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगी, दैट्स इट। यूनिट कॉस्टिंग में सिर्फ एक सिंपल कॉस्ट शीट बनती थी, यहां पर हमारी अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगी, दैट्स इट। ठीक है सर, आइए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर 426। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the following information for the year ending 31st December is obtained from the books and records of a factory। ये हैं हमारी कंप्लीटेड जॉब्स। अब सर जॉब कॉस्टिंग में तो हम हर एक जॉब का कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो ये तो सभी कंप्लीटेड जॉब्स का दिया हुआ है। हाँ भाई, सभी कंप्लीटेड जॉब्स का दिया हुआ है। एग्जामिनर की मर्जी है, वो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे। वर्क इन प्रोग्रेस यानी ये जॉब्स अभी चल रही हैं और ये जॉब्स अभी पूरी हो चुकी हैं। रॉ मटेरियल कंप्लीटेड जॉब्स में टोटल इतना लगा, वेजिस टोटल इतनी लगी, चार्जेबल एक्सपेंसेस टोटल इतना लगा। मटेरियल ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस यानी ये रॉ मटेरियल जो हमने स्टोर से सप्लाई किया था, इसमें से 2000 रुपए का मटेरियल हमने WIP में ट्रांसफर कर दिया।
ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स, और ये वाला मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब 90,000 के मटेरियल में से ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट माइनस कर देना, और इसमें मटेरियल में 2,000 रुपीज प्लस कर लेना। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 80% ऑफ वेजिस। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए जाते हैं 80% ऑफ वेजिस, एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्री डिटरमिन्ड रेट है वेजिस के ऊपर बेस्ड, और उसमें ऑफिस ओवरहेड्स में फैक्ट्री कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग 2010 वॉज 4,10,000 रुपए, यानी इनकम्प्लीटेड जॉब से 4,10,000 रुपए मिले हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट। हां भाई, क्योंकि ये सारा मिला के दिया हुआ है इसलिए वो लिख रहा है कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स का अकाउंट बनाओ, और कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस का भी अकाउंट बनाओ। ठीक है सर। अब इसमें कॉस्ट शीट नहीं मांगी गई है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप इसे जल्दबाजी में पढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसकी कॉस्ट शीट बना दोगे, और बाद में टीचर मार्क्स काटेगा और कहेगा कि भैया मैंने तो आपसे कहा था अकाउंट बनाओ। कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट, ये लीजिए। ज्यादा अकाउंट के चक्कर में कॉस्टिंग वाले पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं अकाउंट जो है ना, ये साकर फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनाया करो, कॉस्टिंग में ज्यादा अकाउंट नहीं बनाए जाते, लेकिन फिर भी कभी कभी वो अकाउंट पूछ लेता है और बच्चा जो है ना गलती कर देता है। तो मैं यहां क्या लिखूं, सबसे पहले यहां लिखूंगा टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब बताइए आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितनी थी? सर हमने मटेरियल यूज किया था 90,000 का। ठीक है, जिसमें से हमने मटेरियल ट्रांसफर कर दिया था वर्क इन प्रोग्रेस में 2,000 का, और मटेरियल में तो हमने इसमें से लेस कर दिया मटेरियल ट्रांसफर्ड टू डब्ल्यूआईपी, और एक लेस कर दिया मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स। $2,000 का मटेरियल हमने डब्ल्यूआईपी में भेज दिया, 1,000 का मटेरियल हमने स्टोर्स में वापस भेज दिया। तो इसका मतलब हमारा नेट मटेरियल जो कि कंज्यूम्ड हुआ था कंप्लीटेड जॉब्स में वो लगा 87,000 का। सर इसमें जोड़ी जाएंगी डायरेक्ट वेजिस, और हमने डायरेक्ट वेजिस इंकर की थी 1 लाख। तो ये मेरी प्राइम कॉस्ट बन गई। बस कॉस्ट शीट को अकाउंट के अंदर बनाना है और कोई घबराने की बात नहीं है। और सर प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर चार्जेबल एक्सपेंसेस भी था, आई एम सॉरी मुझसे छूट गया, यहां पर चार्जेबल एक्सपेंसेस भी थे अमाउंटेड टू 10,000। तो ये हो जाएगा 1,97,000। और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 80% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। तो डायरेक्ट वेजिस थी 1 लाख, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजिस 1,97,000 प्लस 80,000। तो ये मेरी आ गई वर्क्स कॉस्ट 2,77,000। अच्छा, उसमें ऑफिस ओवरहेड्स और ऐड कर दो, ऐड
ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? ऑफिस ओवरहेड्स हमारे हैं 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 2,77,000 इंटू 25%। तो सर ये आ गया हमारा 69,250। ये हमारा हो गया सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2,77,000 प्लस 69,250, 3,46,250। ठीक है, अब हमें, क्योंकि ये हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। आप अगर चाहें तो आप इसे कॉस्टिंग पी एंड एल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रांसफर कर दी 3,46,250 अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ये नीचे हमने बनाया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और ये हमने जो कंप्लीटेड जॉब से अपनी कॉस्ट निकाली थी, कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट 3,46,250। क्योंकि ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो मुझे यहां पर जोड़ने चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये मुझे क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, अगर दिए हुए होते तो मैं यहां ऐड कर लेता। और यहां पर मैं दिखाऊंगा सेल्स, और क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रियलाइजेशन हुई है कंप्लीटेड जॉब्स की सेल से 4,10,000। जो इनकम्प्लीटेड जॉब्स हैं वो सेल नहीं हो सकती, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एज पर कॉस्टिंग हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो 4,10,000 माइनस 3,46,250, 63,750 रुपीस का मेरा प्रॉफिट आ गया। लीजिए, ये मैंने बना दिया अपना कंप्लीटेड जॉब्स का कंसोलिडेटेड अकाउंट। अब मुझे बनाना है आप लोगों के साथ अपने WIP का अकाउंट, वो भी कंसोलिडेटेड बेसिस पर बनेगा। चलिए जी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये पेज नंबर 426। यहां बनाएंगे कंसोलिडेटेड WIP अकाउंट। अब आपको फेयर आइडिया है, अगर आप चाहो तो यहां पर आप वीडियो को रोक करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। बताइए जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 30,000, एड रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम कंप्लीटेड जॉब्स, जो मेरा कंप्लीटेड जॉब्स में बच गया था वो भी हमने यहां ट्रांसफर कर दिया 2,000। तो हमारा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 32,000। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ऐड कर देंगे वेजिस 40,000। इसमें ऐड करनी है चार्जेबल एक्सपेंसेस, हम वहां पर पहले भूल गए थे, तो मुझे अब याद है, ये 2,000 रुपीज ऐड कर दूंगा। इससे मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट
4,000 74,000, इसमें ऐड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 80% ऑफ वेजिस, तो ये हो गया 32,000। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 1,06,000। और बस यहीं पर रुक जाऊंगा और यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 1,06,000 मेरा आंसर आ जाएगा। अब हमारा ये आंसर हमारी बुक के साथ में मैच नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर हमारी बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। बुक का कहना है कि आंसर आता है WIP का 1,35,000, यानी कंसोलिडेटेड WIP का बैलेंस आता है 1,35,000, बुक का कहना है, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों गलत है सर ये? क्योंकि WIP में हम कभी भी ऑफिस के ओवरहेड्स नहीं जोड़ते, ये बात आपको कॉस्ट शीट में पता है। हम पहले WIP निकालते हैं, उसके बाद जब हम वर्क्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड करते हैं। इसका मतलब WIP में ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड नहीं होते, वो WIP के बाद आते हैं। तो WIP में कहां तक के खर्चे आते हैं? मटेरियल, वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसीलिए मैंने ऑफिस ओवरहेड्स ऐड नहीं किए। अब मैं रेड पेन से लिखता हूं कि बुक ने क्या गलती की होगी। बुक ने इसके अंदर ऑफिस के ओवरहेड्स भी जोड़ दिए होंगे। आप बिल्कुल मत जोड़ना, मैं रेड पेन से लिख के दिखा रहा हूं। ये बुक ने गलत किया है, मैं ऐसा ओपिनियन नहीं रखता हूं। बुक ने 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि 1,06,000 का 25%, 26,500 रुपए इसमें और जोड़ दिए होंगे। ओ ओ ओ ओ ओ सर, पहले तो आप ही ने गलती कर रखी है। यहां पर आपको जोड़ने थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। आई एम वेरी सॉरी, फिर मुझसे गलती होगी, बताओ यहां पर। तो ये कितना हो गया? 32,000 प्लस 40 और प्लस 4,000, तो ये हो गया 36,000। तो 76 और 6 एंड 2 8। सॉरी, पहले तो ये करेक्ट कर लो, 1,08,000। अच्छा, अब ये हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा ना, 1,08,000 इंटू 25%, 27,000। दरअसल हमारा आंसर होना चाहिए था 1,08,000। ये हमारा आंसर होना चाहिए 1,08,000। लेकिन बुक ने इसमें 27,000 गलत ऐड कर रखे हैं, तब जाके मेरा आंसर आएगा 135। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली केवल और केवल कंप्लीटेड जॉब्स में ऐड होना था और यहां पर ऐड नहीं होना था, तो इट इज मिस्टेक। ठीक है सर, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास एक अनसॉल्व क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और हम चाहते हैं कि उसे भी क्यों छोड़ दें, उसे भी बना लेते हैं। और फिर जितने भी सॉल्व इलस्ट्रेशंस बाकी होंगी वो सारी की सारी आपकी होमवर्क हो जाएंगी। ठीक है सर, हमें भी होमवर्क करने में मजा आता है। देखा, मैं आपके दिल की बात कितनी अच्छे से समझ लेता हूं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लेते हैं।
A factory used job costing. The following cost data is obtained from the books: material, wages, profit, selling and distribution overheads, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. मतलब सीक्वेंस में सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सीक्वेंस में कर लेंगे. प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू. वो कह रहे हैं पहले तो इसकी कॉस्ट शीट बना के दिखा दो. लो जी, सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट शीट बनानी है. क्या आप बना सकते हैं? हां सर, हम बना सकते हैं. तो फिर जल्दी से बना के दिखाइए. मुझे ए पार्ट की कॉस्ट शीट बना करके दिखाइए फटाफट. चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 1, महेश्वरी मित्तल, अनसॉल्व क्वेश्चन है. पेज नंबर है 425. तो हमसे मांगी गई है प्रिपेयर जॉब शीट. लो जी, जॉब शीट कह दो या जॉब की कॉस्ट शीट कह दो. कितना सिंपल है. सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स. कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि रिटर्न कर दिया गया हो. कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि वेस्ट हुआ हो. तो ये सारा का सारा मटेरियल हमारी जॉब में कंज्यूम हुआ है 90,000. डायरेक्ट वेजिस 75,000. अब मैं पहले चेक करूंगा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है. प्राइम कॉस्ट 1,65,000. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000. 0 0 5 5 10 1 carry 7 4 11 2,10,000. दिस इज 2,10,000. इसमें ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 42,000. ये हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,52,000. देखो कितना आसान होता है कि कहने की बात ही नहीं है. और बच्चा जो है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा इस बात को समझ नहीं सकता. नया सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करते जाओगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप होता जाएगा. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा. बच्चों को लगता है कि शायद हम फेस टू फेस कोचिंग पढ़ेंगे तो हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, हम टीचर से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई कैन चैलेंज कि आपको फेस टू फेस टीचर इतने सारे क्वेश्चन नहीं करवाएगा. आपको खुद प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है. मन में तो घबराहट होती है कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा. मैं अनसॉल्व करवा रहा हूं और सॉल्व आपके लिए छोड़ रहा हूं. और 10 ईयर पेपर आप जरूर करना. अपने आप आपको समझ में आएगा कि हां, हम बना सकते हैं. ठीक है. बुक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता क्योंकि नॉलेज नहीं होती, लेकिन हमने आपकी नॉलेज को बढ़ा दिया है. अब आप अपने आप बहुत कुछ चीजों को समझ सकते हैं जो कि पहले नहीं समझ सकते थे. ठीक है सर, मैं बार बार कहता हूं वीडियो रोकिए, खुद ट्राई कर लीजिए. आप भी कॉस्ट शीट बनाएंगे, सेम बनाएंगे, और बच्चों ने बनाई भी होगी. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 52,500. तो ये 500 4 0 3,04,500. दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स. प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 60,900.
तो हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी 9 and 5 14, 1 कैरी 3,65,400। ठीक है, हमने ए पार्ट का काम कंप्लीट कर दिया है। अब दोबारा से हम क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में फैक्ट्री रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ जॉब्स। It is estimated that direct materials required will be 1,20,000 and direct labor 75। बेटे जॉब की कॉस्ट निकालते हुए मटेरियल और लेबर हमेशा एक्चुअल लेना है। नाउ उसके बाद जो ओवरहेड्स होंगे वो प्री डिटरमिन्ड रेट पर लेने हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द जॉब इफ फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स assuming that selling and distribution overheads have gone by 15%, factory recovers factory overheads as a percentage of direct wages, administration and selling overheads as a percentage of works cost, based on cost rates prevailing in the previous year। इसका मतलब बुक ये कह रही है कि पहले आप अपने रिकवरी रेट ढूंढिए, यानी सबसे पहले तो मुझे अगली जॉब की कॉस्टिंग करने से पहले रिकवरी रेट ढूंढने होंगे। तो चलिए डालते हैं सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट्स। अब हालांकि रिकवरी रेट्स हम सीखते हैं ओवरहेड चैप्टर में जाकर के, लेकिन अभी भी हमने कुछ कुछ रिकवरी करने के रेट सीख रखे हैं। नंबर 1, बुक कह रही है कि फैक्ट्री अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर करती है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो मुझे पहले यह चेक करना होगा लास्ट ईयर मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स इन रिस्पेक्ट टू वेजेस कितने थे। कॉस्ट शीट में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि रिकवरी रेट्स या प्री डिटरमिन्ड रेट्स हम कैसे ढूंढते हैं, हालांकि ये हमारे ओवरहेड चैप्टर का मेन टॉपिक होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस ढूंढिए। तो हमने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स थे 45,000, डायरेक्ट वेजेस थी 75,000 इंटू 100। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इट इज 60%। यानी ऐसा मानना है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कि जितनी भी वेजेस खर्च होंगी उसका 60% हमारे ओवरहेड्स का खर्चा आता है। दूसरा, ऑफिस ओवरहेड्स का रेट बुक ने कहा है आपको लेना है ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट इनटू 100। तो ऑफिस ओवरहेड्स थे 42,000 और मेरी वर्क्स कॉस्ट थी 2,10,000। तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं 20%। $42,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000%, 20%। ठीक है सर। सेलिंग ओवरहेड्स, सॉरी, सेलिंग ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो हमारे सेलिंग ओवरहेड्स थे 52,500 डिवाइडेड बाय हमारी वर्क्स कॉस्ट 2,10,000 इंटू में 100। ये आ गया 25%। और नंबर 4, हमें प्रॉफिट का रेट भी ढूंढना है।
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। तो हमने प्रॉफिट अर्न किया था 60,900, सेल प्राइस था 3,65,400। 60,900 डिवाइडेड बाय 365,400, ये आ गया 16.67%। ये होता है हमारा 1/6। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दूं ना, तो ये हो जाता है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर आप इसे परसेंटेज में नहीं निकालना चाहते हो, सिंपल निकालना चाहते हो, तो ये कहलाएगा 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। और ये सिंपल से मैथमेटिक्स की बात है और कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। जब हम यहां तक कर चुके हैं, तो फिर अब हम अपनी जॉब की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम अपने 2011 की जॉब की कॉस्ट निकालते हैं। जॉब कॉस्ट शीट नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर में हमें यह दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, डायरेक्ट वेजिस 75,000। चलिए, इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोक करके मेरे से आगे निकल के बनाएं। मैं रुक जाऊं। अब मैं रुक जाऊंगा तो बेटे हमारी क्या है, बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। तो आपकी ड्यूटी है वीडियो को रोकना और इसे कंप्लीट करना है। मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं तो रुकूंगा नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्री डिटरमिन्ड रेट क्या आया था? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। तो 75,000 का 60%। सर ये भी तो देखना था कि कहां कहां पर इंक्रीज हुआ है। रुको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंक्रीज हुए हैं, ये इंक्रीज नहीं हुए। तो इसका मतलब 75,000 इंटू 60%, ये अभी भी 45,000 के ही आएंगे। तो इसका मतलब हमारी वर्क्स कॉस्ट अब आएगी 2,40,000। अब वर्क्स कॉस्ट में सर ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे आए थे 20%। 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट 48,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 2,88,000। इसमें ऐड कर देंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। तो पहले लास्ट ईयर के बेस पर अगर मैं चलूं, तो लास्ट ईयर के बेस पर 2,40,000, इसका 25%। बिल्कुल ठीक है। और बुक ने कहा है कि इस साल हमारे 15% कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 15% बढ़ जाएगी, तो इंटू 115% करना पड़ेगा। तो 2,40,000 का 25%, ये हुआ 60,000। इसमें 15% और ऐड करना है, ये हो गया 69,000। अब ये मैथमेटिक्स आपके ऊपर छोड़ दिया, जैसे मर्जी आप कीजिए। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 9 and 8 17 1 कैरी, 9 and 6 15 1 कैरी, 3,57,000।
ठीक है सर। अब हमें इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट था 1/6 ऑफ सेल, इसी को हम कहते हैं 1/5 ऑफ सेल, या फिर आप वही इक्वेशन लगाएंगे। तो 3,57,000 डिवाइडेड बाई 5, 71,400, 4,28,400 ये मेरी कॉस्ट आ गई। तो हमने लगभग सारे जॉब कॉस्टिंग के लगभग सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और जो सॉल्व क्वेश्चंस बने हुए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हमें थोड़ा सा समय बैच कॉस्टिंग के लिए भी चाहिए, तो अब हम बैच कॉस्टिंग के लिए काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास लगाएंगे, वरना बच्चा भी एक ही क्लास में थक जाएगा कि सर क्या कर दिया। चलिए कोई नहीं, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम बैच कॉस्टिंग की बात करेंगे। होमवर्क है सारे जॉब कॉस्टिंग के अनसॉल्व इलस्ट्रेशन, मेरे ख्याल इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 दो ही क्वेश्चन होंगे।